समझ में आने वाली है। अगर आपको आय का चक्रीय प्रवाह समझ में नहीं आएगा तो ना ही आपको जो है राष्ट्रीय आय समझ में आएगी और ना ही आपको जो उसका अगला चैप्टर है समग्र मांग व उसके घटक, ना ही वो समझ में आएगा। सारे के सारे चैप्टर जितने भी हमारे हैं, सारे के सारे चैप्टरों का जो बेस है, जो पिलर है, वो आय का चक्रीय प्रवाह ही है। तो आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, इसको पढ़ के हमको क्या समझ में आता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ज़रा यहाँ पे समझनी है। ठीक है, तो मुद्दे का जो नाम है ये है आय का चक्रीय प्रवाह। ये आपको समझना है कि ये क्या होता है। ठीक है, या इसको आपकी बुक के अंदर जो है आय का वितुल्य प्रवाह भी लिखा हुआ हो सकता है। आय का चक्रीय प्रवाह या आय का वितुल्य प्रवाह ये एक ही चीज़ होती है। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एक अर्थव्यवस्था होती है उसके अंदर कितने तरीके के क्षेत्र होते हैं। एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो क्षेत्र होते हैं वो होते हैं 4 तरीके के क्षेत्र। सबसे पहला जो क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं उपभोक्ता क्षेत्र, या आपकी बुक में इसको जो है ग्रस्त क्षेत्र भी लिखा हुआ हो सकता है, या इसी क्षेत्र को हम जो है, इसके 3 नाम हैं, इसको आप उपभोक्ता क्षेत्र भी कह सकते हो, इसको आप ग्रस्त क्षेत्र भी कह सकते हो, या इसी को आप जो है परिवार क्षेत्र भी कह सकते हो। ये सब एक ही नाम है, कुछ भी आपकी बुक में लिखा हुआ हो सकता है। दूसरा जो क्षेत्र होता है इसको हम कहते हैं उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, तीसरा जो क्षेत्र होता है इसको हम कहते हैं सरकारी क्षेत्र, और चौथा जो क्षेत्र होता है इसको हम कहते हैं बाहरी क्षेत्र भी कह सकते हो, या आपकी बुक में इसको जो है विदेशी क्षेत्र के नाम से भी लिखा हुआ हो सकता है। बाहरी क्षेत्र या विदेशी क्षेत्र ये एक ही चीज़ होती है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि परिवार क्षेत्र के अंदर क्या है, उत्पादक क्षेत्र के अंदर क्या है, सरकारी क्षेत्र के अंदर क्या है और बाहरी क्षेत्रों के अंदर क्या है। परिवार क्षेत्र के अंदर उन लोगों को काउंट किया जाता है जो कि क्या करते हैं, जो कि वस्तुओं का और सेवाओं का उपभोग करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, वो सभी लोग जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करेंगे उसको इस कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाएगा। परिवार क्षेत्र के अंदर वो सारे के सारे बंदे, वो सारे के सारे लोग जो कि क्या करते हैं, जो कि वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं, वस्तु का और सेवा का उत्पादन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उत्पादक क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र के अंदर सरकार आती है और विदेशी क्षेत्र के अंदर दूसरे देश आते हैं। इसके ऊपर हमको ज़्यादा फोकस नहीं करना। क्यों नहीं करना, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम बेसिकली ये 4 तरीके के क्षेत्र होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर। अगर हम इन 2 क्षेत्रों की बात करते हैं, इन 2 क्षेत्रों की, केवल उपभोक्ता क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र, तो हम उसको बोलते हैं कि हम जो है 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में इसको कहते हैं 2 सेक्टर मॉडल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, अगर हम केवल इन दोनों के ऊपर बात करते हैं। अगर हम इन दोनों के साथ साथ सरकार को भी जोड़ ले रहे हैं, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की, जिसको हम कहते हैं 3 सेक्टर का मॉडल। ठीक है, और अगर हम इसके साथ साथ इसको भी जोड़ देते हैं विदेशी क्षेत्र को, तो इसको हम कहते हैं 4 क्षेत्रीय या 4 सेक्टर का मॉडल। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है, एक अर्थव्यवस्था के अंदर क्षेत्र तो 4 ही होते हैं, लेकिन मेरे सिलेबस के अंदर जो है वो केवल 2 सेक्टर है। अभी हमको 3 सेक्टर और 4 सेक्टर नहीं पढ़ना। अभी हम 12th क्लास में, अभी हमें 2 सेक्टर पढ़ना है। जब हम ग्रेजुएशन में आ जाएंगे तो 3 सेक्टर और 4 सेक्टर और ऐड हो जाएगा। सरकार और विदेशी क्षेत्र जो है ये ऐड हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा जी, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है, इस टॉपिक को समझने के लिए आय के चक्रीय प्रवाह तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि भाई कारक सेवाएं जो हैं ये क्या होती हैं। कारक सेवाएं किस चीज़ को कहते हैं, कारक को ही साधन भी कहते हैं। कारक सेवाएं या साधन सेवाएं जो हैं,
कारक सेवाएं या साधन सेवाएं जो है ये क्या होती हैं। आपको ये ध्यान रखना है, 4 चीज़ें होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। भूमि का मतलब होता है ज़मीन, श्रम का मतलब होता है लेबर, श्रमिक, पूंजी का मतलब होता है पैसा और उद्यम का मतलब होता है ये बंदा है, एंटरप्रेन्योर, जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, ये बंदा है। ये क्या है, इसको कहते हैं कारक सेवाएं, साधन सेवाएं, या आप इसको जो है उत्पादन के साधन जो है ये भी कह सकते हो। उत्पादन के साधन, इसके 3 नाम हैं, कारक सेवाएं, साधन सेवाएं या उत्पादन के साधन। अब इसका नाम है उत्पादन के साधन, मतलब कि भाई इनके बिना उत्पादन नहीं हो सकता। अगर ये चीज़ें होंगी तो ही उत्पादन होगा, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो भाई उत्पादन नहीं हो सकता। इन 4 चीज़ों, ये तो 4 चाहिए ही चाहिए, ये तो मस्ट है। ज़मीन चाहिए, लेबर चाहिए, पैसा चाहिए और एंटरप्रेन्योर चाहिए। बिना इन 4 चीज़ों के प्रोडक्शन नहीं हो सकती, उत्पादन नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है। और दूसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो ये चारों के चारों ये जो चीज़ें होती है ना, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये चारों की चारों चीज़ें, इससे उत्पादन होता है। लेकिन ये चारों की चारों चीज़ें किसके पास होती हैं, ये चारों की चारों चीज़ें जो हैं परिवार क्षेत्र के पास, परिवार क्षेत्र के पास होती है। परिवार क्षेत्र इसका स्वामी होता है। स्वामी का मतलब ओनर। परिवार क्षेत्र इसका ओनर होता है। लेकिन आपको मैंने कल बताया इससे प्रीवियस कक्षा के अंदर कि भाई उपभोक्ता जो है वो तो उपभोग करता है, वो उत्पादन थोड़ी करता, वो बनाता थोड़ी है वस्तु, वो तो उपभोग करता है। और उत्पादक कौन है, उत्पादक वो है जो वस्तु और सेवा बनाता है। उपभोक्ता कभी उत्पादन नहीं करता और उत्पादक कभी उपभोग नहीं करता। ठीक है, उपभोक्ता का जो लिंक है, उपभोक्ता का जो लिंक है वो किससे है, उपभोग से है। उत्पादक का जो लिंक है वो उत्पादन से है। मैंने बोला इन चारों चीज़ों की मदद से उत्पादन होगा, तो भाई ये तो परिवार के पास है, इसको क्या ज़रूरत इन चारों चीज़ों की। इस चारों चीज़ों की ज़रूरत किसको है, इस चारों चीज़ों की ज़रूरत तो उत्पादक को है ना। परिवार क्षेत्र इसका क्या करेगा, वो थोड़ी ना बनाएगा इसको, लेकिन होते ये परिवार के पास है। इन्हीं को ही कारक सेवाएं या साधन सेवाएं कहते हैं। सबसे पहली बात तो आपको जो है ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, इसको कहते हैं जैसे कारक से या साधन सेवाएं होती हैं तो इसको कहते हैं कारक आय भी कह सकते हो, या आप इसको जो है साधन आय भी कह सकते हो, या आप इसको जो है कारक के प्रतिफल भी कह सकते हो। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी को ज़मीन देते हैं तो बदले में भाई किराया मिलता है। अगर हम लेबर को हायर करते हैं तो उसको मजदूरी देनी पड़ती है। अगर हम पैसा लेते हैं किसी से तो उसको भाई ब्याज देना पड़ता है। और जो उद्यमी होता है, उद्यमी कौन है, एंटरप्रेन्योर, जिनने अपना काम धंधा स्टार्ट किया है, एंटरप्रेन्योर, वो उसको क्या मिलता है, उसको बदले में जो है लाभ मिलता है। तो ये 4 चीज़ें इनके प्रतिफल होते हैं। भूमि के बदले में किराया, श्रम के बदले में मजदूरी, पूंजी के बदले में ब्याज और उद्यमी को लाभ मिलता है। ये क्या है, ये कारक आए हैं, साधन आए हैं या कारक के प्रतिफल हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, आय का चक्रीय प्रवाह समझने के लिए आपको पहले ये तीनों मुद्दे बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अर्थव्यवस्था के अंदर 4 क्षेत्र होते हैं, मुझे केवल 2 ही पढ़ने हैं। 3 सेक्टर और 4 सेक्टर अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। और 2 सेक्टर कौन कौन से पढ़ने हैं, परिवार और उत्पादक। परिवार में कौन आ रहा है और उत्पादक में कौन आ रहा है ये हमने आपको बता दिया। कारक सेवाएं क्या होती हैं ये मैंने आपको बताया, और किसके पास होती हैं, कौन इसका ओनर है ये आपको पता चल गया, और इसके बदले में क्या मिलेगा उसको कारक आय या साधन आय कहते हैं। अब इतनी बकवास आपको पढ़ने के बाद अब हम इस मुद्दे को पढ़ सकते हैं। हमारे मुद्दे का जो नाम है ये है आय का चक्रीय प्रवाह। देखिए ये एक तरीके का मॉडल है जो आपको इस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देता है कि इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, आय का प्रवाह किस तरीके से होता है, या आपको इसकी इंफॉर्मेशन देता है।
तो कोई भी जो मॉडल होता है वो किसी न किसी कोई भी जो मॉडल होता है वो किसी न किसी मान्यता पर आधारित होता है। मान्यता का मतलब होता है अजम्पशन, कि भाई आप जिस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, जिस भी चीज़ को बताने जा रहे हो, उसको बताते टाइम मैंने अपनी तरफ से ये चीज़ें मानी हैं, मैंने ये चीज़ें अज्यूम करी हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? अजम्पशन। अजम्पशन अज्यूम से बना है, जो हम अपनी तरफ से मानते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करते टाइम हम सबसे पहली बात तो अजम्पशन ले रहे हैं, क्या? कि भाई दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है। सबसे पहली बात तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। अब दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कौन सी होती है वो मैं ऊपर आपको बता दिया कि भाई इसके अंदर केवल उपभोक्ता और उत्पादक होंगे, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई हम दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, और आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि हम यहाँ पे जो है केवल उपभोक्ता क्षेत्र और केवल उत्पादक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, दूसरी अजम्पशन आपको यहाँ पे ये लिखनी है कि जो परिवार क्षेत्र जो है ना, कुछ भी लिख सकते हो, उपभोक्ता क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, परिवार क्षेत्र सभी कारक सेवाएं, परिवार क्षेत्र सभी कारक सेवाएं केवल उत्पादक क्षेत्र को देता है। क्या हुआ इसका मतलब? मैंने आपको कारक सेवाएं बताई कि भाई भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये चार चीज़ें होती हैं जो परिवार के पास होती हैं। तो परिवार वैसे तो सरकार को भी देता है और वो विदेशी क्षेत्र को भी देता है, लेकिन मैं तो 2 सेक्टर मॉडल की बात कर रहा हूँ, तो अभी वो केवल सारी की सारी किसको देगा? केवल उत्पादक को देगा, क्योंकि हमारे मॉडल में सरकार और विदेशी क्षेत्र अभी यहाँ पे नहीं है। तीसरी अजम्पशन यहाँ पे क्या है? तीसरी अजम्पशन यहाँ पे ये है कि जो उत्पादक क्षेत्र है ना, सभी वस्तुएं, उत्पादक क्षेत्र सभी वस्तुएं केवल परिवार क्षेत्र को बेचेगा, केवल परिवार क्षेत्र को बेचेगा। वैसे उत्पादक क्षेत्र जो है वो सरकार को और दूसरे देशों को भी बेचता है, लेकिन अभी तो मेरे मॉडल में है ही नहीं, तो सारी वस्तुएं किसको बेचेगा? केवल परिवार को ही बेचेगा। और फोर्थ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपको ये लिखना है कि भाई बचत नहीं होती, बचत नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? बचत नहीं होती। बचत नहीं होती इसका मतलब ये है कि भाई जितना भी पैसा होगा, आपको बेटा ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमारी जो इनकम होती है, या तो उसका हम उपभोग कर लेते हैं या वो बचत हो, या तो उपभोग करते हैं या बचत कर लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा भाई बचत नहीं होगी। मतलब क्या हुआ? ये नहीं होगी। मतलब अगर मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ तो 10 के 10,000 रुपये उपभोग कर रहा हूँ, बचत नहीं हो रही, बचत जीरो। 10,000 इज इक्वल टू 10,000, यानी कि आय इज इक्वल टू उपभोग है। जितना पैसा आ रहा है वो सारा का सारा पैसा उपभोग हो रहा है। ठीक है, बचत जो है वो नहीं हो रही, बचत जीरो है। आय जो है वो बराबर है उपभोग के। ये इसकी सबसे बड़ी मान्यता है। बिना इस मान्यता के इस मॉडल को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब देखिए, अब ये सब मान्यताओं को लेकर अब हम इसको पढ़ने के लिए तैयार हैं कि भाई 2 सेक्टर की बात चल रही है। परिवार सारी कारक सेवाएं केवल उत्पादक को देगा, वो सारी वस्तुएं केवल परिवार को बेचेगा, और भाई बचत नहीं हो रही। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे जो है एक तो इस साइड पे बना लेते हैं परिवार क्षेत्र, और इस साइड पे हम बना लेते हैं उत्पादक क्षेत्र। कौन सा एरो कहाँ पे बन रहा है ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है, क्योंकि यही समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बताया कि भाई एक अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र होते हैं, और ये चारों क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं। अभी हम फिलहाल 2 की बात कर रहे हैं, 4 की नहीं कर रहे। उपभोक्ता क्षेत्र उत्पादक पे निर्भर है और उत्पादक उपभोक्ता पे निर्भर है। क्वेश्चन है कैसे निर्भर है भाई? उपभोक्ता को क्या चाहिए? उपभोक्ता को चाहिए वस्तु। बिना वस्तु के हम मानव को अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए क्या चाहिए? वस्तु और सेवा चाहिए। और हमारे लिए वस्तु और सेवा कौन बनाता है? ये बनाता है हमारे लिए वस्तु और सेवा का। तो भाई हमें मनुष्य को मरते दम तक वस्तु और सेवा का उपभोग करते रहना है, तो हमारी आवश्यकताएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। हम मरते दम तक वस्तु और सेवा का उपभोग करते रहेंगे, और ये हमारे लिए जो है बनाता रहेगा।
तो ये दोनों क्षेत्र, अभी हम इन दोनों क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे पे डिपेंड है। मेरे को वस्तु और सेवा चाहिए कंज्यूम करने के लिए, और भाई ये हमारे लिए बनाता रहेगा, ज़िंदगी भर तक बनाता रहेगा। ऐसा कभी टाइम ही नहीं आएगा कि मेरे को वस्तु नहीं चाहिए कंज्यूम करने के लिए। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो वस्तु बनानी है, परिवार क्षेत्र को चाहिए, तो उत्पादक को वस्तु बनानी है। तो मैंने आपको ये बोला भाई वस्तु बनाने के लिए 4 चीज़ें तो मैंडेटरी है, जिसको उत्पादन के साधन कहते हैं कारक सेवाएं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। मैंने बोला भाई जो कारक सेवाएं होती है ना, वो होती हैं इसके पास, कारक सेवाएं जो हैं वो इसके पास होती हैं, ये इसका स्वामी होता है। लेकिन चाहिए किसको ये चारों चीज़ें? इसकी मदद से उत्पादन होता है वस्तु का। चाहिए किसको ये सारी चीज़ें? ये इसको चाहिए और है इसके पास। तो परिवार क्षेत्र क्या करता है? परिवार क्षेत्र ये चारों की चारों चीज़ें क्या करता है? उत्पादक क्षेत्र को ये दे देता है कि ले भाई तू जो है, तुझे वस्तु बनानी है ना, ले तू मेरे से ले ले ये चारों की चारों चीज़ें, तू मेरे से ले ले ये चारों की चारों चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कारक सेवाएं, कारक सेवाएं तू मेरे से ले ले, और जो है उधार में दे रहा हूँ मैं तेरे को, ठीक है, मेरे से ले ले और वस्तु और सेवा का निर्माण कर, मेरे लिए तो बना रहा है तो ले ले। तो ये क्या करता है परिवार क्षेत्र? सबसे पहली बात तो उत्पादक क्षेत्र को ये चारों की चारों चीज़ें क्या दिया बेटा इसने दिया है 4 चीज़ों के अंदर, भूमि दिया है, श्रम दिया है, पूंजी दिया है और उद्यमी दिया है। ये 4 चीज़ें दी है उत्पादक क्षेत्र को। अब इसके पास ये चारों चीज़ें आ गई, अब ये क्या कर सकता है? अब ये जो है उत्पादन कर सकता है, ठीक है। तो उत्पादन कैसे पॉसिबल हुआ? सबसे पहले उत्पादन कैसे पॉसिबल हुआ? उत्पादन पॉसिबल हुआ जब परिवार क्षेत्र ने उत्पादक क्षेत्र को क्या दिया? जब परिवार क्षेत्र ने उत्पादक क्षेत्र को कारक सेवाएं दे दी, कारक सेवाएं दे दी उधार पर, तब जाके उत्पादन पॉसिबल हुआ। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है आय के चक्रीय प्रवाह के अंदर, वो होती है उत्पादन। ये इसकी सबसे पहली स्टेज है, ठीक है जी। वस्तु बन गई, उत्पादक के पास ये चारों चीज़ें आ गई, वस्तु बन गई। अब जब इसके पास वस्तु बन गई तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अब आपको सुनना है, पहला एरो यहाँ से यहाँ लगा है, ठीक है। अब जब वस्तु इसके पास बन गई तो इसको क्या करना पड़ेगा? तो उत्पादक क्षेत्र को बेटा पता चल गया कि भाई मेरी वस्तु जो बनी है ना, उत्पादन जो हुआ है, इसको उत्पादक को इसका मौद्रिक मूल्य पता है, इसका मौद्रिक मूल्य पता है। मौद्रिक मूल्य का मतलब मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू जो है इसको पता है कि मैंने कितने रुपए की वस्तु और सेवा का निर्माण किया है, ठीक है। कैसे पता चलेगा इसको? देखिए, इस उत्पादक को वो जो 4 चीज़ें इसने जो है उधार में ली थी, अब इन 4 चीज़ों के बदले में, इन 4 चीज़ों के बदले में उत्पादक को जो है परिवार क्षेत्र को पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम कह रहे हैं कारक आय, ठीक है। कारक आय भी कह सकते हो, या आप इसको जो है कारक भुगतान भी कह सकते हो। अभी बताता हूँ कैसे। भूमि के बदले में क्या जाएगा? भूमि के बदले में जाएगा किराया। श्रम के बदले में क्या जाएगा? श्रम के बदले में जाएगा मजदूरी। पूंजी के बदले में क्या जाएगा? ब्याज। और उद्यमी को क्या मिलता है? उद्यमी को मिलता है लाभ। तो उत्पादक क्षेत्र कारक सेवाओं के बदले में इसने बेटा पेमेंट करी है, ठीक है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँगा तो क्या बात करूँगा मैं? इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँगा तो वो चीज़ कारक भुगतान कहलाएगी या साधन भुगतान कहलाएगी। इसको मिल रहे हैं वो पैसे, इसको वो पैसे मिल रहे हैं, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँगा तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ जो है कारक आय कहलाएगी, ठीक है। या इसको आप जो है साधन इसको है क्योंकि इसको जो है वो मिल रही है, ठीक है। तो कारक आय भी कह सकते हो या आप जो है साधन आय कह सकते हो। कॉन्सेप्ट एक ही है, किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ ही कारक आय, कारक भुगतान है। लेकिन डिपेंड करता है हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अगर उत्पादक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो भाई भुगतान होगा क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है, और अगर परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो भाई वो चीज़ कारक आय होगी क्योंकि उसको मिल रही है। तो
इसने इसको पेमेंट करी इस चारों चीज़ों की, भूमि जिससे ली थी उसको किराया दे दिया, श्रम जो है उसको मजदूरी मिल गई, पूंजी जो है उसको ब्याज मिल गया और उद्यमी जो है वो लाभ मिल गया उसको। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, यही तो इस उत्पादक की कॉस्टिंग है ना भाई। कॉस्ट, किसी वस्तु को बनाने में मेरी कितनी लागत लगी है उसका पता कैसे चलेगा, जो भी खर्चा हुआ है वही तो उसकी कॉस्टिंग है। तो ये किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, यही तो इसकी कॉस्टिंग है और क्या है, यही तो दिया है इसके बदले में। तो अब क्या हुआ, जब उसके पास आय जनरेट हुई, जब उत्पादक ने परिवार क्षेत्र को क्या कर दिया, जब उत्पादक ने परिवार क्षेत्र को, उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र को क्या हुआ, उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र को कारक आय का भुगतान हो गया, कारक भुगतान हो गया, या कारक आय भी आप इसमें जो है लिख सकते हो, या साधन भुगतान। ठीक है भाई, पैसा आ गया, किसके पास आ गया पैसा, पैसा आ गया परिवार क्षेत्र के पास। ठीक है, अच्छा अब क्या करता है, जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं, जब हमारे पास एक पैसे आ जाते हैं, अब मैं ये कह रहा हूँ भाई कि ये जो कॉन्सेप्ट है किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, विपिन, इस ये दे रहा है, तो ये दे रहा है तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ कारक भुगतान है क्योंकि ये पेमेंट कर रहा है। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, इसी चार चीज़ों को इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कारक आय बोलते हैं, और इसी चार चीज़ों को इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कारक भुगतान बोलते हैं। चाहे कारक आय पूछे चाहे कारक भुगतान पूछे, यही है, डिपेंड करता है हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अब जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो हम करते हैं मांग, और मैंने ऊपर अजम्पशन में ये लिखा है कि भाई बचत नहीं होगी, मतलब कि अगर उपभोक्ता के पास जितने भी पैसे आ रहे हैं वो सारे के सारे खर्च कर देगा, सारे के सारे। तो जब इसके पास पैसे आ गए तो अब ये उस पैसे को वस्तु और सेवा, अब फिर हम डिमांड करते हैं, फिर हम खर्चा करते हैं, तो अब वही सारे के सारे पैसे हम उत्पादक से वस्तु खरीदेंगे, उन्हीं सारे पैसों की। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वस्तुओं व सेवाओं पर व्यय। अब हम ये लिखते हैं, तो आय के बाद क्या हुआ, आय के बाद जो है व्यय हो रहा है। परिवार क्षेत्र क्या कर रहा है, परिवार क्षेत्र जो है वही पैसा वापस सर्कुलेट होकर किसके पास चला गया, वापस सर्कुलेट होकर उत्पादक क्षेत्र के पास चला गया, जो भी खर्चा कर रहे हैं। इसके पास पैसे आ गए, वही वापस सारे के सारे सर्कुलेट होके जितनी पेमेंट करी थी, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे ये माना है कि बचत नहीं हो रही है। ठीक है, और ये बदले में इसको क्या दे देगा, ये बदले में इसको दे देगा वस्तु व सेवा, जिसके लिए इसने पैसे लिए हैं। तो ये जो हमने बनाया है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। अब यहाँ पे आपको ज़रा बहुत ध्यान से ज़रा सुनना है, इसके अंदर 3 स्टेज होती हैं, पहले उत्पादन होता है, फिर आय होती है और फिर व्यय होता है। जितने रुपए का उत्पादन हुआ है, मान लीजिए मेरा जो है 2 लाख रुपए का उत्पादन हुआ है, मैंने 2 लाख रुपए की वस्तु और सेवा को जनरेट किया है, तो भाई आय भी जो है वो 2 लाख रुपए की ही जनरेट होगी, और जो खर्चा होगा वो भी 2 लाख रुपए का होगा, क्योंकि मेरी यहाँ पे ये मान्यता है कि बचत नहीं हो रही है यहाँ पे। तो इसके अंदर आय, उत्पादन और व्यय, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं 2 सेक्टर मॉडल के अंदर। इसी वजह से, क्योंकि आय के चक्रीय प्रवाह की 3 अवस्थाएं होती हैं, इसी वजह से राष्ट्रीय आय का आंकलन हम 3 मेथड से कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उत्पाद विधि, इसको हम कहते हैं आय विधि, और इसको हम कहते हैं व्यय विधि। मैं किसी भी विधि से आंसर निकालूं, आंसर सेम आना चाहिए, चाहे मैं कुछ भी निकालूं, क्योंकि भाई ये तो सब कुछ बराबर है ना। चाहे मैं उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, चाहे मैं आय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, चाहे मैं व्यय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कुछ भी बात करूं मैं, ये तीनों तो आपस में बराबर होंगे ही होंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इसलिए राष्ट्रीय आय की 3 विधियाँ होती हैं, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। ठीक है, और कैसे चलता है सर्कुलर, पहले उत्पादन होता है, उत्पादन से आय का सर्जन होता है, आय से व्यय का सर्जन होता है, और व्यय से अगेन उत्पादन का सर्जन होता है। ये प्रक्रिया इस तरीके से चलती रहती है, इसी को ही आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। अभी मैंने आपको
आय का चक्रीय प्रवाह का अर्थ नहीं बताया कि आय का चक्रीय प्रवाह जो है ये क्या होता है। आय का चक्रीय प्रवाह जो है, जो अभी हमने ऊपर जितनी भी बकवास पढ़ी है उसके अंदर, जितना भी हमने पढ़ा है उसके अंदर दो तरीके के प्रवाह आते हैं। पहला जो प्रवाह होता है उसको कहते हैं वास्तविक प्रवाह, और दूसरा जो प्रवाह होता है उसको हम कहते हैं मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह के अंदर हम केवल बात करते हैं वस्तु की और सेवा की, मौद्रिक प्रवाह के अंदर हम बात करते हैं केवल और केवल मुद्रा की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, तो आप दो जुगाड़ लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि भाई ये जो है वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह का योग होता है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर वस्तु का, सेवा का और मुद्रा का प्रवाह होता है तो भाई उसको आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। अगर वो आपसे केवल ये पूछे वास्तविक प्रवाह क्या होता है, तो आपको लिखना है जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में केवल वस्तु और सेवा का प्रवाह होता है, या मुद्रा की बात नहीं चलती। और जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जब केवल मुद्रा का प्रवाह होता है तो वो मौद्रिक प्रवाह होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह, इसका डायग्राम भी अलग से आता है, वो भी अभी हम जो है समझते हैं कि केवल वास्तविक का डायग्राम कैसे बनेगा और केवल मौद्रिक का डायग्राम कैसे बनेगा का प्रभाव होता है। ये सबसे इजी है, सबसे आसान वो है, इसका अर्थ ये लिख दीजिए। और ये किसका है, ये आय का चक्रीय प्रवाह का अर्थ है। ठीक है, अगर मुझे वास्तविक का लिखना हो कि भाई वास्तविक प्रवाह जो है वो क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच केवल वस्तु का और सेवा का, जब केवल इसका प्रवाह होता है तो वो वास्तविक प्रवाह कहलाता है। अगर इसका सेपरेट डायग्राम बनाने के लिए आ जाए तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनता है, यहाँ पे हमें केवल वस्तु और सेवा का बनाना है, मुद्रा के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। तो जो हमने ऊपर पढ़ा था वो आय के चक्रीय प्रवाह का है, उसमें तो दोनों एक साथ बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको केवल इसका बनाना है, केवल वास्तविक का, क्योंकि इसमें अगर डिफरेंस आ जाता है, मैं अभी बताता हूँ आपको क्या करना है। इसने इसको सबसे पहले क्या दिया, इसने इसको सबसे पहले जो है यहाँ पे आप लिखेंगे केवल कारक सेवाएं। ठीक है, और इसने इसको क्या दिया, इसने इसको दिया वस्तु। यहाँ पे मुद्रा की कोई भी बात नहीं चलेगी। जैसे मैंने पहले आपको क्या बताया था कि भाई इसने सेवाएं दी, फिर इसने पेमेंट करी, फिर इसके पास पैसे आए, फिर इनने वस्तु दी, ऐसे नहीं बनाना। यहाँ पे इनने इसको सेवा दी, इनने इसको वस्तु दे दी, केवल वस्तु और सेवा की बात चलेगी बस। ये किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है वास्तविक का। अगर आपको मौद्रिक का बनाना है, मौद्रिक प्रवाह का अगर आपको डायग्राम बनाना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच मुद्रा का प्रवाह होता है, मुद्रा का प्रवाह। तो अब यहाँ पे केवल मुद्रा की बात करनी है, या वस्तु और सेवा की बात नहीं करनी। तो मुद्रा के प्रवाह के अंदर मुद्रा को कैसे दिखाएंगे, मुद्रा के प्रवाह के अंदर मुद्रा को ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे परिवार क्षेत्र, यहाँ पे आप लिखेंगे उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बस आपको ऐसे बना देना है कि भाई उत्पादक क्षेत्र ने इसको क्या दिया, उत्पादक क्षेत्र ने जो है इसको दिया कारक भुगतान या साधन भुगतान, और परिवार क्षेत्र वापस इसी पैसे को क्या कर देता है, वस्तु और सेवा पर व्यय, वस्तु व सेवा पर व्यय, ये कर देता है। तो यहाँ देखो आप, यहाँ पे केवल मुद्रा की बात चल रही है, तो ये मौद्रिक प्रवाह है। अगर सेपरेट बनाना है, क्योंकि इस पे डिफरेंस आ जाता है, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, इसके अर्थ भी पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको बना के आना पड़ेगा। अदरवाइज मीनिंग पूछे तो मीनिंग हम लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर आय का चक्रीय पर पूछे तो ये वाला डायग्राम बना के आना है आपको। ये आय का चक्रीय प्रवाह है, तो आपको ये वाला बना के आना है। जब वो आय का चक्रीय प्रवाह पूछे, उसकी अजम्पशन लिखनी है, उसकी डायग्राम बनाना है, अर्थ लिखना है, और उसकी अवस्थाएं लिखनी जो हमने यहाँ पे पढ़ी
कि भाई पहले जो है उत्पादन होता है, फिर आय होती है और फिर व्यय होता है। ये आपको यहाँ पे लिखना है इसकी अजम्पशन के अंदर। अच्छा, तो मुद्दा ये है, इसको इस बकवास को पढ़ के हमको मिला क्या, इसको पढ़ के में मिला क्या, क्या मिला इसको पढ़ के जी उसने उसको कारक सेवा दे दी और उसने उस वस्तु का उत्पादन कर दिया और उसने फलाना कर दिया, उसने ढिमकाना कर दिया, इससे मिला क्या मुझे पढ़ के? इसका महत्व क्या है, इसका महत्व, इसको पढ़ के हमें समझ क्या आता है? इसको पढ़ के हमको ये समझ में आता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आपस में निर्भरता, ये समझ में आता है कि उत्पादक क्षेत्र कैसे उपभोक्ता पे, उपभोक्ता क्षेत्र कैसे उत्पादक पे। अभी आगे जब आप ग्रेजुएशन में आ जाएंगे तब आप सरकारी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र, ये सब पढ़ेंगे। तो ये चारों ही क्षेत्र आपस में एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो आय के चक्रीय प्रवाह को पढ़ के हमको ये समझ में आता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र आखिर एक दूसरे पे कैसे डिपेंड रहते हैं, और इससे हम जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं। राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है हम आय के चक्रीय प्रवाह से ही लगाते हैं, क्योंकि जो ये है, ये जो है, ये क्या है, मैंने बोला अगर 2 लाख का उत्पादन हुआ है तो 2 लाख का ही आय का सर्जन होगा और 2 लाख का ही व्यय होगा। तो ये जो आय की बात चल रही है, आप अभी यही क्या है, यही राष्ट्रीय आय होती है। तो भाई जब तक मैं इसको ही नहीं पढ़ूंगा आय के चक्रीय प्रवाह को, तो मैं राष्ट्रीय आय कैसे निकाल लूँगा? यही तो राष्ट्रीय आय है कि जो कारक सेवाओं के बदले में जो भुगतान किया गया है उत्पादक क्षेत्र द्वारा परिवार क्षेत्र को, वो ही राष्ट्रीय आय होती है। राष्ट्रीय आय कारक सेवाओं का ही सम होती है। अभी आगे इसके रिगार्डिंग हम जो है डीप से चर्चा करने वाले हैं। तो इसको पढ़ के हमको जो है इतना मुद्दा ये समझ में आता है कि हाँ भाई, इसको पढ़ के हमें ये 2 चीज़ों के बारे में जो है पता चलता है। अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2 कॉन्सेप्ट और हैं जो आपको समझने हैं। सबसे पहला जो है इसी से रिलेटेड है बेटा, ये आय के चक्रीय प्रवाह से, इसको हम कहते हैं समावेश और इसको हम कहते हैं वापसी। ये टॉपिक एग्ज़ाम में है, आप इसको पढ़ के जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ये नहीं है, आप पढ़ के जाएंगे इसको, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इसको समझने के लिए। समावेश का मतलब होता है भरण और वापसी को कहते हैं शरण। तो ये शरण और ये भरण, ये क्या होता है, इसको अच्छे से भरण कर लीजिए, क्योंकि ये काम आएगा आगे भी और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी। देखो समावेश का मतलब क्या होता है, समावेश का मतलब ये होता है भरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंजेक्शन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं इंजेक्शन, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लीकेज। इंजेक्शन का क्या मतलब होता है, इंजेक्शन का मतलब होता है, देखो उसका नाम ही भरण है, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो भी चीज़ आय के चक्रीय प्रवाह का विस्तार कर देगी, जो भी चीज़ आय के चक्रीय प्रवाह का विस्तार कर देगी, वो चीज़ समावेश कहलाएगी। विस्तार का मतलब क्या होता है, विस्तार का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ा देगी, बढ़ना किसको बढ़ा देगी, किसको बढ़ा देगी, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, यहाँ पे बात चल रही है वस्तु व सेवा के उत्पादन को बढ़ाना, वस्तु व सेवा के उत्पादन को बढ़ाना। कोई भी इकोनॉमी, अभी हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे, इकोनॉमी के अंदर कोई भी ऐसा वेरिएबल जो अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तु और सेवा के उत्पादन को बढ़ा दे, वो समावेश का एग्जाम्पल होता है, और उससे आय के चक्रीय प्रवाह का विस्तार होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है निर्यात। निर्यात का मतलब क्या होता है, निर्यात का मतलब होता है दूसरे देशों को अपनी वस्तु बेचना, उसको निर्यात कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे देश की वस्तुएं हैं वो हमारे देश के लोग तो खरीद ही रहे हैं, हमारे देश के लोगों को तो पसंद ही आ रही हैं, हमारे देश के लोगों के साथ साथ दूसरे देशों के लोगों को भी पसंद आ रही है। मतलब कि निर्यात से क्या होता है, निर्यात से मांग बढ़ती है, क्योंकि डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनली भी डिमांड हो रही है, हमारे देश के लोग भी खरीद रहे हैं और दूसरे देश के लोग भी। तो भाई अगर मांग ज़्यादा हो रही है तो प्रोड्यूसर को उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा,
जब उत्पादन बढ़ेगा तो मैंने बोला उत्पादन ही तो बढ़ाना है, तो मैंने बोला जो चीज़ उत्पादन को बढ़ा दे तो भाई इससे आय के चक्रीय प्रवाह का क्या होगा, विस्तार होगा, और यही समावेश का एग्जाम्पल है। लेकिन इसके विपरीत जो आय के चक्रीय प्रवाह का संकुचन कर दे, संकुचन का मतलब क्या होता है, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, कम होना, घटना, ठीक है, कुछ जिस जैसे भी आप समझो, सिकुड़ना, घटना, कम। एक मिनट अभी बता रहा हूँ, देखिए जैसे कि यहाँ पे हम किसके घटने की बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है वस्तु व सेवा के उत्पादन की। अगर ये घट जाए, देखिए मैंने बेटा ये बोला है कि भाई आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, मैंने बोला भाई आय का चक्रीय प्रवाह जो है ना वो वस्तु, सेवा और मुद्रा के प्रवाह को बताता है। तो अगर अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तु और सेवा का उत्पादन बढ़ता है तो आय का चक्रीय प्रवाह बढ़ता है, बड़ा होगा वो। और अगर अर्थव्यवस्था, क्योंकि वो वस्तु और सेवा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और अगर अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तु और सेवा का उत्पादन घटेगा तो उससे आय का चक्रीय प्रवाह छोटा होता रहता है, सिकुड़ता रहता है, क्योंकि उससे अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तु और सेवा का उत्पादन घट रहा है। तो कोई भी ऐसा वेरिएबल जो वस्तु और सेवा का उत्पादन बढ़ा दे वो समावेश का एग्जाम्पल होता है। जैसे कि मैंने बोला भाई निर्यात एक वेरिएबल है, ये एक फैक्टर है। ये निर्यात का मतलब होता है दूसरे देशों को वस्तु बेचना, मतलब हमारे देश के लोग तो डिमांड कर ही रहे हैं, दूसरे देश के लोग भी कर रहे हैं, तो मतलब डिमांड बढ़ रही है। तो डिमांड बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर को उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो वस्तु और सेवा का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे आय के चक्रीय प्रवाह का विस्तार होगा। वाइसे वर्षा अगर हम यहाँ पे ले लें आयात, आयात का मतलब क्या होता है, दूसरे देशों से वस्तु खरीदना। मतलब हमें अपनी चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, हमें चाइना की पसंद आ रही है, तो भाई जो हमारे भारतीय उत्पादक हैं वो जो वस्तु बना रहे हैं वो तो कोई खरीद ही नहीं रहा, उसकी डिमांड तो घट रही है, हमें तो चाइनीज़ पसंद आते हैं। तो जब इंडियन कोई खरीद ही नहीं रहा तो वो बना के क्या करेगा, वो उत्पादन घटाएगा, क्योंकि जब बिकी नहीं रही तो बनाएगा क्या, जो मांग घट गई तो प्रोडक्शन घट गई, और प्रोडक्शन अगर घट गई तो आय के चक्रीय प्रवाह का क्या होगा, संकुचन। क्यों, क्योंकि वस्तु और सेवा का उत्पादन जो है वो घट गया। जो भी ये क्या है, ये फैक्टर है, ये वेरिएबल है, ये चर है, जो कि क्या कर रहा है, अगर आयात बढ़ते हैं, अगर इन चरों में वृद्धि होती है तो इससे अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तु और सेवा का उत्पादन घटता है, और अगर इन चरों में वृद्धि होती है तो इससे वस्तु और सेवा का उत्पादन बढ़ता है। समावेश के जो वेरिएबल हैं वो डिमांड को बढ़ाते हैं, और वापसी के जो वेरिएबल्स हैं वो डिमांड को घटाते हैं। जिस भी चीज़ से डिमांड बढ़ती है उससे उत्पादन बढ़ता है, और उत्पादन बढ़ेगा तो वस्तु और सेवा का उत्पादन बढ़े तो प्रवाह विस्तार होगा, बढ़ेगा आय का चक्रीय प्रवाह। और वापसी के जो वेरिएबल अगर वो बढ़ें तो निर्यात से घरेलू अर्थव्यवस्था में वस्तुओं में कमी आ सकती है। हाँ जी, बिल्कुल कमी आ सकती है, क्योंकि अगर आप अपने देश के लोगों को ना बेच के दूसरे देश के लोगों को बेचोगे तो अपने देश के लोग क्या करेंगे, फिर तंबूरा कुछ भी क्या उपभोग करेंगे, कुछ भी उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी कि ना तो डोमेस्टिक को कमी पड़े और इंटरनेशनल भी पूरी हो जाए, दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो ये है समावेश और वापसी, शरण और भरण क्या होते हैं, इसको भरण करना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आय के चक्रीय प्रवाह को समझने के लिए कि कब आय का चक्रीय प्रवाह का विस्तार होता है और कब आय के चक्रीय प्रवाह का संकुचन होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और डिफरेंस आता है इसमें 3 नंबर का बहुत बारी। जो भी उत्पादन जिसकी वजह से अगर डिमांड बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, वो समावेश का एग्जाम्पल है। जिस भी चीज़ से उत्पादन घट रहा है और आय के चक्रीय प्रवाह के अंदर संकुचन हो रहा है, वो वापसी का एग्जाम्पल है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है आय के चक्रीय प्रवाह का। इतनी बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आनी चाहिए। श्वेता, इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? आ रही है समझ में सर। कुछ पूछना है? नहीं। अजय, कुछ बात आ रही है समझ में या ऊपर से जा रही है? सर सब आ रहा है समझ। तो पूछ लूँ कुछ भी? सर बताओ। कारक आय और कारक
कारक आय और कारक भुगतान में क्या अंतर होता है? कारक आय और कारक भुगतान में? हाँ जी, कारक आय और कारक भुगतान में क्या अंतर होता है? सर कारक आय तो वो उत्पादक हम देते हैं कार और कारक आय को क्या करते हैं हम? कारक आय परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को देती है और उत्पादक क्षेत्र कारक भुगतान करता है परिवार क्षेत्र को। क्या कह गए तुम? हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी बात। तुम कह रहे हो कि कारक आय जो है, अच्छा तुम कह तो सही रहे हो लेकिन तुम्हें वो नहीं आ रहा हो। तो कह तो आप ठीक रहे हो, कह तो आप ठीक रहे हो। अच्छा अमन, आवाज़ आ रही है? अमन कौन है भाई ये? अमन किस कौन आ गया? अमन के नाम से कौन है? हाँ हाँ, अमन के नाम से कौन है भाई? किसी के फ्रेंड? मैं हूँ सर। कौन हो? नाम तो बताओ, मैं तो हूँ। सर मेरा नाम अमन है सर। मैं किसके फ्रेंड हो? स्टूडेंट। अच्छा, समझ में आ रहा है कुछ? जी सर। पूछ लूँ कुछ भी? सर मैंने देखो आधी क्लास में ज्वाइन किया। शुरू से लिए तुमने क्लास? झूठ ना बोलो, शुरू से लिए तुमने, सब पढ़ा है तुमने बिल्कुल। 8:43 से लिखी सर। ओए होए होए, 8 बजे आ गए हो तुम, करेक्ट। अब पूछने अंकुश, कुछ समझ में आ रहा है? जी सर, मगर नेक्स्ट बार सर मैं ना 8:48 में ज्वाइन हुआ, इसके बाद अच्छा। समझ नहीं आया मुझे। गरिमा, कुछ आवाज़ समझ में आ रहा है? सर समझ में आ रहा है। यस सर आ रहा है। ठीक है, देखिए अगर ये बात सर आपको, मैं बताऊं इसका आंसर? किसका आंसर? सर कारक सेवाएं और कारक आय। हाँ बताइए। नहीं, कारक आय सर कारक से नहीं, कारक आय और कारक कारक भुगतान सॉरी। हाँ, कारक आय और कारक भुगतान में क्या अंतर होता है? सर कारक सेवाएं वो होती हैं जो हमें परिवार सेक्टर द्वारा भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम के लाभ मिलते हैं, और कारक भुगतान वो होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें किराया, मजदूरी और ब्याज और लाभ को प्राप्त किया जाता है। हाँ अमन, आप क्या कह रहे हो बताइए? सर जो ये समावेश आपने बताया इसमें सर जैसे हमारा एडवर्टाइजमेंट सर वो बढ़ सकता है। हमारा एडवर्टाइजमेंट सब बातें तो हमारे नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं भाई, एडवर्टाइजमेंट आप ठीक कह रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट से डिमांड बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे जो बात चल रही है वो इकोनॉमिक वेरिएबल की बात चल रही है, एक्सटर्नल वेरिएबल की बात नहीं, ऐसे वेरिएबल्स की बात नहीं चल रही। यहाँ पे बात चल रही है लाइक, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, जैसे मैंने निर्यात का एग्जांपल दिया कि भाई निर्यात से जो है मांग क्या बढ़ होती है, बढ़ जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे आयात का एग्जांपल दिया, इसी तरीके से यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ कर का। अगर कर बढ़ने लगे तो इससे क्या होगा? कर क्या होता है? लोगों को अपनी इनकम का कुछ पोर्शन सरकार को देना पड़ता है, वो कर होता है, ठीक है। तो अब लोगों के पास पैसा कम रह जाएगा तो मांग कम हो जाएगी, और मांग कम हो जाएगी तो उत्पादन कम हो जाएगा, तो इससे संकुचन होगा। बिल्कुल इस तरीके से जैसे बचत है, अगर लोग पैसे ज़्यादा सेव करने लगें, मैंने बोला इनकम का क्या होता है, या तो भोग होता है या तो जो है बचत होती है। अगर लोग बचत ज़्यादा करने लगे, भोग ना करें, तो इससे क्या होगा? इससे डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग उपभोग ही नहीं कर रहे, और जब लोग उपभोग ही नहीं कर रहे तो उत्पादन कम हो जाएगा और संकुचन हो जाएगा। तो ये आयात, कर, बचत इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो होते हैं। और ऐसे यहाँ पे निर्यात जो है ये लिख सकते हो, या सरकारी व्यय में वृद्धि ये लिख सकते हो। जब ये सब बढ़ते हैं तो डिमांड बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है और विस्तार होता है, और जब ये सब बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। अब देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है 5-10 मिनट का, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको समझना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मुद्दे का जो नाम है ये है स्टॉक और प्रवाह, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। पहला जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के अंदर डिफरेंस ही आता है, डिफरेंस ही आएगा, गारंटीड है पहला क्वेश्चन, और वो डिफरेंस समष्टि में से ही आएगा, और यही सब चीज़ें आती हैं अंतिम, मध्यवर्ती, स्टॉक, प्रवाह, वास्तविक, मौद्रिक, उपभोक्ता वस्तु, उत्पादक वस्तु, यही वाले। तो अब ये क्या मुद्दा है ये समझिए। देखो इसके अर्थ के अंदर, देखो इस कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत कंफ्यूज रहते बच्चे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको केवल 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई चाहे ये कॉन्सेप्ट हो चाहे ये कॉन्सेप्ट हो, इसको हम 2 चीज़ों से समझ सकते हैं। पहला हम समझ सकते हैं डेट से, और दूसरा हम समझ सकते हैं इसके नेचर से, ठीक है। इसको भी समझ सकते हैं, एक तो हम समझ सकते हैं डेट से, और एक हम समझ सकते हैं इसके नेचर से। अब इसका मतलब क्या है? डेट से नेचर से, डेट से नेचर से, ये क्या होता है?
डेट से समझिए पहले। देखो, अर्थ में हम लिखते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को समय के एक निश्चित बिंदु पर, समय के एक निश्चित बिंदु पर मापते हैं, तो वो चीज़ किसका एग्जाम्पल होती है? स्टॉक का, जिसको समय के एक निश्चित बिंदु पर मापते हैं। क्वेश्चन ये है, ये समय का एक निश्चित बिंदु क्या होता है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक एग्जैक्ट डेट की बात कर रहे हैं हम, एक एग्जैक्ट डेट की। और इसके अर्थ में लिखेंगे जिस भी चीज़ को हम समय के एक निश्चित बिंदु पे नहीं, जिसको हम समय अवधि में मापते हैं। समय अवधि क्या होती है ये आपको समझना है। समय अवधि का मतलब एक एग्जैक्ट डेट की बात नहीं चल रही यहाँ पे या तो भाई क्या कहते हैं, हफ्ते की बात चल रही है, महीने की बात चल रही है, साल की बात चल रही है, घंटे की बात चल रही है। ये जो होता है ना, ये इसको कहते हैं समय अवधि, इसको कहते हैं समय काल। तो इसको एक एग्जैक्ट डेट पे मेज़र नहीं करते। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं डेट के एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको दोनों चीज़ें। जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 4 अप्रैल 2022 को भारत में कोविड के 50 मामले मिले, तो ये क्या है? ये भाई एक स्टॉक का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एक एग्जैक्ट डेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अवधि का मतलब, हाँ जी, अवधि का मतलब ड्यूरेशन होता है। समय अवधि का मतलब टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल, ड्यूरेशन। मैं यहाँ पे, मेरे पास एक बिल्कुल एग्जैक्ट डेट है 4 अप्रैल 2022, ये स्टॉक का एग्जाम्पल है। वहीं अगर मैं ये लिख दूँ यहाँ पे इसकी जगह कि अप्रैल में भारत में कोविड के 500 मामले मिले, तो अब ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? अब ये एग्जाम्पल हो जाएगा प्रवाह का। क्यों? क्योंकि भाई मैं तो अप्रैल की बात कर रहा हूँ ना, मैं अप्रैल की किस डेट की बात कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। ये तो महीना है ना एक, मुझे नहीं पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो ये प्रवाह का एग्जाम्पल बन गया। सिमिलरली ये एक पहला एग्जाम्पल है। अगर मैं बोलूँ 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? अभी स्टॉक का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं 2016 में नोटबंदी हुई, अब यही एग्जाम्पल प्रवाह का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं 2016 की किस महीने की किस डेट की बात कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। ये तो साल आ गया ना, ये तो साल है, वो महीना था। तो जब हम एक एग्जैक्ट डेट की बात नहीं करते वो भाई प्रवाह होता है, और जब एक एग्जैक्ट डेट की बात करते हैं वो चीज़ स्टॉक होता है। सिंपल सी बात है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, वो जनसंख्या हो, जन्म दर हो, मृत्यु दर हो, नोटबंदी हो, घरबंदी हो, कोई सी भी बंदी हो, ठीक है। हम जो है जिस भी चीज़ को एक एग्जैक्ट डेट पे मेज़र करते हैं तो वो क्या होता है, वो जो है स्टॉक होता है, और जिसको नहीं करते वो भाई प्रवाह होता है। अभी हमने डेट से समझा है, डेट से। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसमें डेट की बात नहीं चल रही होती, तो फिर उसको हम कैसे पता करेंगे भाई ये स्टॉक है या ये प्रवाह है? उसको हम पता करते हैं इसके नेचर से। नेचर का मतलब उसकी प्रकृति से। जो स्टॉक होता है ना, उसका जो नेचर होता है वो स्थिर होता है। स्टॉक होता है, नेचर कैसा होता है? उसका नेचर होता है स्थिर, मतलब कि उसके अंदर जो है परिवर्तन नहीं होता। नो परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। और ये वाला क्या है, ठीक है, ये वाला क्या है? इसमें इसका जो नेचर होता है वो होता है परिवर्तनशील, मतलब इसमें चेंज होगा, परिवर्तन आएगा। अब कैसे आएगा ये देखिए। अब हम नेचर के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बोला भाई कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ डेट की बात नहीं चल रही होती, तो ऐसे फैक्टर्स को हम कैसे पता करेंगे कि ये स्टॉक है या ये प्रवाह है? मैंने बोला टंकी में भरा हुआ पानी, ये टंकी है, ठीक है, और ये जो है टंकी में पानी भरा हुआ है, ठीक है भाई।
तो भाई अब अगर मैं ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगाना चाहूँ अपना डेट वाला, तो भाई यहाँ डेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, यहाँ पे क्या डेट की बात चल रही है, तो ये डेट वाले कॉन्सेप्ट से नहीं होगा, ये होगा नेचर वाले कॉन्सेप्ट से। इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर जो है स्टैटिक है, स्थिर है। ये क्या है, स्थिर, चेंज नहीं हो रहा ना, टंकी में पानी भरा रहता है, ये स्टॉक का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को ये लिख दूँ कि टंकी से बह कैसे लिखते हैं यार, टंकी से बहता पानी, देख लेना कैसे लिखते हैं बहता, तो ये क्या बन जाएगा अभी, अगर अब ये टंकी से पानी बह रहा है तो अब ये तो स्थिर नहीं है, ये क्या है, ये परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तनशील हो गया। तो अभी ये कॉन्सेप्ट प्रवाह का बन जाएगा। डेट की तो यहाँ पे बात नहीं चल रही ना, डेट का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे नहीं लगेगा, लेकिन इसके नेचर के अंदर चेंज आ रहा है। ये ऐसे ही अगर मैं बोलूँ दिल्ली से मुंबई की दूरी, दिल्ली, ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई ये बताइए क्या है, ये स्टॉक है या ये प्रवाह है। अब बोल रहा है दिल्ली, हाँ तो स्टॉक में लिखा है तो स्टॉक ही होगा, चीटिंग करने में तो माहिर हो तुम। अब दिल्ली से मुंबई की दूरी, अब भाई दिल्ली से मुंबई की दूरी मान लो 400 किलोमीटर है, ठीक है, तो भाई वो आज भी 400 रहेगी, कल भी 400 रहेगी, परसों भी, 1 साल बाद भी, 10 साल बाद भी 400 ही रहेगी, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी एग्जाम्पल के अंदर ये लिख दूँ, दिल्ली से मुंबई की तरफ 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रही कार या जा रही गाड़ी। अब यही एग्जाम्पल प्रवाह का है, क्योंकि अब मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली है और मुंबई है, ठीक है, दिल्ली से मुंबई की तरफ एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, देख लेना फरारी, तो गाड़ी जा रही है 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। अब भाई चेंज आ रहा है, अब परिवर्तन हो रहा है, अब स्थिर की बात नहीं चल रही है, तो ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल अब प्रवाह का है। तो कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछा गया हो कि भाई वो जो है स्टॉक है या वो जो है प्रवाह है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। आज की क्लास आपकी वसूल हो जाएगी 6 नंबर अगर आय का चक्रीय प्रवाह आपको समझ में आ चुका है और स्टॉक और प्रवाह में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इन दोनों वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह या स्टॉक या प्रवाह या आय का चक्रीय प्रवाह, ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गारंटीड है, एग्ज़ाम के अंदर आएगा ही आएगा। अदरवाइज स्टॉक और प्रवाह का कुछ उदाहरण दे देगा, बोलेगा ले भाई बता कौन सा स्टॉक है और कौन सा जो है प्रवाह है, तो ये आपको समझना है। उस दिन पिछली क्लास में एक लड़की ने एक क्वेश्चन पूछा है, हमने जो है पूंजीगत वस्तु के रिगार्डिंग हम पढ़ रहे थे। पूंजीगत वस्तु के रिगार्डिंग मैंने आपको ये बोला कि भाई पूंजीगत वस्तुएं वो होती है जो उत्पादन की प्रक्रिया में लंबे समय तक चलती है, ठीक है। मैंने बोला इसके लिए 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। पहला तो जो है क्या था, पहला तो जो है मैंने बोला भाई उच्च मूल्य होना चाहिए, इनकी वैल्यू हाई होती है, 5 लाख 10 लाख। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि ये जो है ना उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियाँ होती हैं, अभी हमारा ये कॉन्सेप्ट हुआ नहीं है, स्थिर परिसंपत्तियाँ होती हैं। और तीसरा मैंने आपको ये बताया था कि इसका उपयोग करने से मूल्य ह्रास होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो इसको सेटिस्फाई कर दे इन तीनों कंडीशनों को, वो भाई पूंजीगत वस्तु का एग्जाम्पल बनती है। अब आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, मैंने इसका एग्जाम्पल बताया कि भाई मशीन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है TR जैन की बुक के अंदर कि भाई जो नट बोल्ट होते हैं ना, जो मशीनों के अंदर नट बोल्ट लगते हैं, अब नट बोल्ट कैसे लिखते हैं वो देख लेना, नट बोल्ट ऐसे लिखेंगे शायद। तो उसने लिखा हुआ है कि भाई जो नट बोल्ट है ना, ये जो है पूंजीगत वस्तु नहीं है भाई,
और क्यों नहीं है? अब इसे सिंपल सी बात है, मशीन के अंदर लगे हुए नट बोल्ट पूंजीगत वस्तु का एग्जाम्पल क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो वो इस कंडीशन को पूरी कर रहा, नट बोल्ट की कीमत कोई हाई थोड़ी होती है, ना ही वो प्रोड्यूसर के फिक्स एसेट है, और ना ही इसका उपयोग करने से नट बोल्ट में कुछ वो होगा। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इस वजह से मशीन के अंदर लगे नट बोल्ट पूंजीगत वस्तु नहीं है। मशीन पूंजीगत वस्तु है क्योंकि उसकी वैल्यू हाई होती है, उसका यूज़ करने से डेप्रिसिएशन होता है, उसकी मूल्य में कमी आती है, और वो फिक्स एसेट होते हैं प्रोड्यूसर के। इस वजह से केवल मशीन पूंजीगत वस्तु है, मशीन में लगे नट बोल्ट पूंजीगत वस्तु जो है नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। इतनी बकवास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अगर किसी को कुछ पूछना है तो ये बताइए, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है। हाँ जी, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? पहले मेरे नाम भूल गया उसका। सर मैंने पूछा। हाँ बताइए। सर अगर ये नट बोल्ट अगर हमारे खराब हो जाते हैं, मशीन से हम दूसरे लगाते हैं, तो उसमें जो मूल्य लगे होंगे तो उसको भी ऐड करेंगे या फिर उसे ऐड नहीं करेंगे? किसमें जो मूल्य लगे? नट बोल्ट जो हैं सर नट बोल्ट उसने क्या बोला? नट बोल्ट जो है उसने बोला भाई पूंजीगत वस्तु नहीं है, तो पूंजीगत तो अंतिम वस्तु हुई, पूंजीगत वस्तु जब हुई नहीं, मतलब अंतिम वस्तु का जो टाइप होता है वो पूंजीगत वस्तु है, तो उसने बोला भाई नट बोल्ट पूंजीगत वस्तु नहीं है, तो वो तो मतलब मध्यवर्ती हो गया। फिर तो मध्यवर्ती वस्तु को तो फिर हम ऐड करेंगे ही नहीं। हमने क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि भाई अंतिम वस्तु दो तरीके की होती है, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। उनने बोला नट बोल्ट है ही नहीं पूंजीगत, और पूंजीगत तो अंतिम का टाइप होती है, तो इस वजह से उसको नहीं करेंगे, वो पूंजीगत वस्तु का नहीं है। आसिफ आप क्या कह रहे हैं? अभी हमने पढ़ा नहीं ना ये कॉन्सेप्ट, अभी हम अगली क्लास में यही पढ़ेंगे। 2-3 मुद्दे रह गए हैं इसके अंदर, ये मूल्यह्रास, आरक्षित कोष, पूंजी निर्माण। आज सर नए बच्चे थे तो इसलिए मैंने 2 नए टॉपिक पढ़ा दिए ताकि प्रीवियस जो है कुछ वो ना हो। हाँ जी बताइए सुमित। सर जो अमन है ना वो मेरा घनिष्ठ मित्र है, तो ना ऐसे मैंने उसे ज्वाइन करा दिया था, लेकिन आपको कल पे कर दूंगा, ठीक है? मेरे को पता ही नहीं ना, मैं क्या यार अमन के नाम से तो कोई है नहीं। मेरे को अमन कुछ समझ में आ रहा है नहीं, क्लास इनने शुरू से ली है, मैं पूछ ना लूँ कुछ तो इसलिए बता नहीं रहे हैं। भैया किसी को कुछ पूछना है, जितने भी नए पुराने कि जितने भी स्टूडेंट है, किसी को कुछ समझ ना आया हो, किसी को, सबको आ गया समझ में? साक्षी आवाज आ रही है? यस सर। पूछ लूँ कुछ भी? यस सर पूछ लीजिए। तो ये बताओ वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में क्या अंतर होता है? सर वास्तविक प्रवाह में वस्तु और सेवाओं का प्रभाव होता है और मौद्रिक में मुद्रा का होता है। और आय के चक्रीय प्रवाह में किसका प्रभाव होता है? आय के चक्रीय प्रवाह में वस्तु, सेवाओं और मुद्रा तीनों का प्रभाव होता है। अच्छा जी। रिया आवाज आ रही है? रिया आवाज आ रही है? रवि आवाज आ रही है? रवि आवाज आ रही है? हाँ मैं कह रहा हूँ इसको। अच्छा अब रवि बताएगा। रवि इसको चक्रीय प्रवाह क्यों कहते हैं? क्या कह रहे हैं? ये तो बताया ही नहीं तुमने, इसको चक्रीय प्रवाह क्यों कहते हैं? मैं हमसे पूछ रहे हो? अच्छा इल्मा इसको चक्रीय प्रवाह क्यों कहते हैं? नहीं पता। हीना इसको चक्रीय प्रवाह क्यों कहते हैं? क्या कह रही? सर क्योंकि इसमें वस्तु और सेवा का चक्रीय प्रवाह। वाह देखा मुझे हीना इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरा नाम हीना है। आपको इसके अंदर ये लिखना है कि भाई इसका नाम चक्रीय प्रवाह इसलिए है क्योंकि मैंने बोला भाई ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। उपभोक्ता कभी वस्तु के बिना रह नहीं सकता और उत्पादक उसके लिए बनाता रहेगा। दोनों के दोनों क्षेत्र आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। कभी ये जो फ्लो है, ये जो हमने ऊपर डायग्राम पढ़ा है ये वाला, ये जो फ्लो है, ये जो चक्र है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा क्योंकि परिवार क्षेत्र बिना वस्तु और सेवा के रह नहीं सकता, उत्पादक उसके लिए बनाता रहेगा। इसलिए इन दोनों क्षेत्रों की निर्भरता आपस में हमेशा कायम रहती है। इस वजह से भाई ये जो है इसका नाम चक्रीय प्रवाह है।
और आय का चक्रीय प्रवाह क्यों है? क्योंकि ये इनकम या वस्तु और सेवा का चक्रीय प्रवाह भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये वस्तु, सेवा और इनकम के फ्लो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, इसलिए इसको आय का चक्रीय प्रवाह जो है कहते हैं। आज आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, वरना दिमाग का हो जाएगा कचरा। ठीक है।